ठीक है बच्चे, तो आज हम टॉपिक जो इंटरनेशनल रिलेशंस में शुरू कर रहे हैं वो है कोल्ड वार। ठीक है ना, शीत युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर ये माना जाता है बच्चे। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे पेपर में बच्चे। ठीक है ना, कोल्ड वार जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोल्ड वार को अगर तुम समझते हो बच्चे, कोल्ड वार को अगर ठीक से समझ लेते हो तो तुम साम्यवाद को भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे और पूंजीवाद को भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे बच्चे। और ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या क्या परिवर्तन हुआ बच्चे, वो सारी जो परिवर्तन हम देखते हैं बच्चे, हम कोल्ड वार के अंदर ही देखते हैं। तो इसलिए हमारे लिए कोल्ड वार जो होता है बच्चे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? ठीक है बच्चे, अब जो चीज़ हमें समझना होता है बच्चे, ठीक है ना, जो चीज़ हमें समझना है, सबसे पहले ये समझना होता है बच्चे कि शीत युद्ध जो शब्द है, यानी जो कोल्ड वार शब्द है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था बच्चे, यानी इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था, तो उनका नाम है बच्चे बर्नार्ड बरूच। जो बर्नार्ड बरूच हैं बच्चे, उन्होंने ही शीत युद्ध शब्द का एक तरह से क्या किया था, प्रयोग किया था बच्चे। लेकिन ये शब्द फेमस किसके वजह से हुआ था, ये शब्द काफ़ी फेमस जो हुआ बच्चे, वो हुआ था वाल्टर लिपमैन के द्वारा बच्चे। तो अगर शीत युद्ध शब्द किसके द्वारा खोजा गया या किसके द्वारा प्रयोग में सबसे अधिक प्रयोग में लाया गया, तो बर्नार्ड बरूच बच्चे। और किसके वजह से शीत युद्ध जो शब्द है बच्चे वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ बच्चे, तो उसमें आपको वाल्टर लिपमैन का नाम क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है बच्चे। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है बच्चे, जब आगे हम बढ़ते हैं तो हमें ये समझना होता है बच्चे कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। ठीक है, या शीत युद्ध जो था वो किन दो देशों के बीच में था। ठीक है, तो शीत युद्ध का अभिप्राय या शीत युद्ध का जो अर्थ है बच्चे, इस शीत युद्ध में दो महाशक्तियां थी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर पूछा जाए इस देश में कितनी ताकतवर महाशक्तियां थी, सिर्फ दो ताकतवर महाशक्तियां थी बच्चे। एक तो आपका सोवियत संघ था और दूसरा जो था संयुक्त राज्य, क्योंकि संयुक्त राज्य के पास परमाणु बम था। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास परमाणु बम आ चुका था और उसने परमाणु बम प्राप्त कर लिया था। और अमेरिका के बाद बच्चे जो दूसरा देश था जिसके पास परमाणु बम, जिस देश ने प्राप्त किया अमेरिका के बाद, वो जर्नलिस्ट देश था बच्चे सोवियत संघ। और सोवियत संघ जो था उसमें बहुत सारे देश आते थे बच्चे। तो बहुत सारा देश होने के वजह से, बहुत बड़ी एक ज्योग्राफी होने के वजह से, बहुत बड़ा संसाधन होने के वजह से, बहुत बड़ी पॉपुलेशन होने के वजह से सोवियत संघ को महाशक्ति बोला जाता है। किसी भी देश को अगर हम लोग महाशक्ति बोलते हैं तो वो देश का ज्योग्राफिकल क्षेत्र कितना है, उस देश की ज्योग्राफी कहाँ तक फैली हुई है बच्चे। दूसरा, उसके पास कितना प्राकृतिक संसाधनों का रिजर्व है बच्चे, ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड देखा जाता है कि वहाँ की जनसंख्या किस प्रकार की है बच्चे, वहाँ का मानसून किस प्रकार का है बच्चे। ये सारी चीजें मिलकर किसी देश को क्या करती हैं, महाशक्ति बनाती हैं बच्चे। तो जो सोवियत संघ था उसमें सिर्फ रसिया नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारे देश आ रहे थे, जिससे सोवियत संघ का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और 1935 के बाद से अगर देखोगे तो सोवियत संघ जो था वो अपने एकदम विकास के स्तर तक पहुंच चुका था। आर्थिक रूप से भी बहुत ताकतवर हो चुका था, राजनीतिक रूप से भी बहुत ताकतवर था बच्चे, उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा था। इसलिए हम लोग सोवियत संघ को एक महाशक्ति बोलते हैं बच्चे। और अमेरिका क्यों एक महाशक्ति था बच्चे, जबकि अमेरिका का जो क्षेत्र था वो सोवियत संघ से छोटा था, लेकिन अमेरिका जो था वो भी, जिसके पास पूंजी बहुत अधिक थी, तकनीकी बहुत अधिक थी, स्किल्ड, मतलब एक स्किल्ड उसके पास मानव संसाधन था बच्चे, सेना बहुत ताकतवर थी। ठीक है ना, सेना से संबंधित जो वेपन्स होते हैं वो अमेरिका के पास आधुनिक वेपन्स थे बच्चे। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या करते हैं, अमेरिका को भी महाशक्ति के रूप में क्या किया था, प्रस्तुत किया था बच्चे। तो इन दो महाशक्तियों के मध्य शक्ति को लेकर जो संघर्ष था बच्चे, शक्ति को लेकर जो संघर्ष था उसे ही बच्चे शीत युद्ध कहते हैं। वही क्या है, शीत युद्ध। शीत युद्ध में क्या है, संघर्ष है बच्चे। और युद्ध और संघर्ष में अंतर मैंने तुम लोगों को जब आईआर का यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध में बच्चे जब मैंने सिद्धांत पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने युद्ध और संघर्ष का मतलब भी बताया था कि युद्ध और संघर्ष में क्या अंतर होता है बच्चे, ये मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं भूल चुका है बच्चे तो तुम एबी क्लासेस वाला जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर वो वीडियोस पढ़ी ही होंगी, तुम उन वीडियोस को जाकर क्या कर सकते हो, दोबारा से देख सकते हो।
ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध का मतलब होता है कि शक्ति के लिए संघर्ष। अगर शक्ति के लिए संघर्ष है बच्चे, दो देश या दो से अधिक देशों के बीच में, तो उसको एक प्रकार से क्या बोला जा सकता है, शीत युद्ध बोला जा सकता है। तो शक्ति के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं दो महाशक्तियां शीत युद्ध में। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका है बच्चे, और दूसरे तरफ कौन है, सोवियत संघ है बच्चे। लेकिन इन दोनों देश जो है बच्चे, इन दोनों देशों की विचारधारा में अंतर है बच्चे, दोनों देशों की आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस है। जहां सोवियत संघ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है बच्चे, यानी साम्यवादी विचारधारा को लेकर चल रहा है, वहीं पर अमेरिका जो है बच्चे वो पूंजीवादी विचारधारा को लेकर चल रहा था। तो दो विचारधाराओं के बीच में जो संघर्ष है बच्चे, दो विचारधाराओं के बीच का जो संघर्ष है बच्चे, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं बच्चे। तो तुम बोल सकते हो, तुमसे अगर कोई पूछे कि शीत युद्ध क्या है, तो दो विचारधाराओं के बीच का जो संघर्ष है शक्ति के लिए, वही क्या होता है, शीत युद्ध होता है। और शीत युद्ध में कौन से दो देश थे बच्चे, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था बच्चे। क्लियर? ठीक है। दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर चल रहे थे बच्चे, दोनों अपने अपने विचारधाराओं का फैलाव चाहते थे कि वो विचारधाराओं से संबंधित और भी देश उनके साथ क्या हों, एक साथ हों, तो और भी वो क्या होंगे, ताकतवर होंगे। लेकिन उन दोनों विचारधाराओं में क्या हो जाता है, संघर्ष शुरू होता है बच्चे, और उस संघर्ष को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। शीत युद्ध को हम लोग दो भागों में कर पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। एक तो आपका शीत युद्ध है और दूसरा नौ शीत युद्ध है बच्चे। तो पहले हम लोग शीत युद्ध को समझेंगे, देन उसके बाद से नौ शीत युद्ध को समझा जाएगा, न्यू कोल्ड वार को हम समझेंगे। अभी हम लोग कोल्ड वार पे बातचीत कर रहे हैं। अब जब नीचे तुम आओगे बच्चे, तो तुम्हारे नोट्स में ये बताया गया है कि शीत युद्ध के कारण क्या थे, शीत युद्ध का उदय क्यों हुआ, शीत युद्ध उत्पन्न क्यों हुआ, उसके कारण क्या है, उसके लिए जिम्मेदार कारक कौन से माने जाते हैं। तो पहला कारण लोग बोलते हैं बच्चे, जो विचार हैं, एक्सपर्ट जो हैं, वो तो ये बोलते हैं कि साम्यवाद का उदय कहीं न कहीं शीत युद्ध के लिए कारण माना जाता है बच्चे। साम्यवाद का जब उदय हुआ, ठीक है, साम्यवादी विचारधारा का जैसे ही उदय होता है बच्चे, तो उससे पूंजीवादी विचारधारा को लगा कि खतरा पैदा हो सकता है। साम्यवादी विचारधारा को अगर पूरे विश्व के देशों ने अगर अपना लिया, तो पूंजीवादी विचारधारा समाप्त हो जाएगी, और पूंजीवादी विचारधारा पे स्थापित कार्य प्रणालियां भी क्या होंगी, समाप्त होंगी, संस्थाएं भी क्या होंगी, समाप्त होगी। तो कहीं न कहीं साम्यवादी विचारधारा का जो उदय था बच्चे, जो ओरिजिन ऑफ कम्युनिज्म था, उसके वजह उसको एक वजह लोग मानते हैं, किसके वजह से, कोल्ड वार हुआ था बच्चे। हाँ बच्चे मैंने ये अभी आ रही है, नहीं आ रही अभी साउंड, मेरी साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चे? आवाज आ रही है मेरी बच्चे आप लोगों को? तो अभी मैंने जितना शीत युद्ध की जो परिभाषा बताई वो क्लियर है आप लोगों को? कोल्ड वार की अगर डिफिनीशन कोई पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं। कोल्ड वार में कौन से दो महाशक्तियां थी, ये भी आप लोग बता ही सकते हैं। कारण में मैंने पहला बोला था बच्चे, कारण में वो बोला था कि साम्यवाद का उदय, जो ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ कम्युनिज्म है बच्चे, जो साम्यवाद का उदय है बच्चे, वो कहीं न कहीं कारण माना जाता है शीत युद्ध का। कुछ विचारक बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बच्चे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कम्युनिस्ट का भय, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था बच्चे, क्योंकि वो एक पूंजीवादी देश था और उसे सबसे अधिक भय जो था वो साम्यवादी विचारधारा से भय था। इस वजह से भी बच्चे माना जाता है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई थी। दूसरा माना जाता है कि अमेरिका ने गोपनीय तरीके से परमाणु बम का परीक्षण किया और परमाणु शक्ति क्या कर लिया, उसने हासिल कर लिया, जिसके वजह से लोग बोलते हैं कि शीत युद्ध का जो एक प्रकार से क्या होता है, शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है।
कुछ लोग बोला जाता है बच्चे कि जर्मनी के खिलाफ दूसरे मोर्चा खोलने में अमेरिका के द्वारा क्या करना, देरी करना बच्चे। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था बच्चे, उस द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, रशिया, सोवियत संघ हो गया बच्चे, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे एक मित्र देश थे बच्चे। और जैसे ही जर्मनी ने सोवियत संघ की तरफ अपना फ्रंट ओपन किया युद्ध का बच्चे, तो सोवियत संघ ने अमेरिका से और बाकी के मित्र देशों से क्या किया, सहायता मांगा। लेकिन उस सहायता में एक प्रकार से क्या कर देते हैं बच्चे, मित्र देश जो है वो क्या कर देते हैं, देरी कर देते हैं। तो ये भी मानते हैं लोग कि शीत युद्ध जो था वो कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध में ही उत्पन्न होना शुरू हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध तो चल ही रहा था, और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है बच्चे, वैसे ही शीत युद्ध जो है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, कोल्ड वार की स्टार्टिंग हो जाती है बच्चे। तो जो मित्र देश थे बच्चे, जो एक फ्रेंड एलाइज कंट्रीज थी बच्चे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सोवियत संघ को मदद करने में देरी की बच्चे, लेट की, जिसके वजह से एक प्रकार से माना जाता है कि ये भी एक कारण है कि कोल्ड वार जो था वो क्या हुआ, शुरू हुआ, शीत युद्ध जो है वो शुरू हुआ था बच्चे। नेक्स्ट बोला गया था बच्चे कि संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ की जो कार्यवाही थी, मतलब इनके कार्य करने के जो तरीके थे बच्चे, सोवियत संघ का कार्य करने का तरीका और जो अमेरिका था बच्चे, उसके कार्य करने के जो तरीके थे बच्चे, क्योंकि सोवियत संघ भी चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एक्सपेंशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी विचारधारा को समर्थन करें, तो दोनों, और उधर अमेरिका भी चाहता था कि मेरी पूंजीवादी विचारधारा को लोग ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर भी एक प्रकार से क्या होता है बच्चे, शीत युद्ध की शुरुआत होती है बच्चे। क्लियर? अब आगे आओगे बच्चे तो कुछ आता है जो माने जाते हैं कि ये मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे बच्चे, ठीक है ना। उसमें पहला आता है फुलटन भाषण बच्चे, कॉलेज है फुलटन, जहाँ पे स्पीच होती है किसकी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल की। और उस फुलटन जो स्पीच हुआ था ये 1945 में हुआ था, और इसी को माना जाता है कि जो फुलटन स्पीच है बच्चे, यहीं से औपचारिक, एक प्रकार से औपचारिक रूप से शीत युद्ध की घोषणा हुई थी। तो कभी अगर पेपर में ये पूछ लेता है बच्चे कि शीत युद्ध की औपचारिक घोषणा, ठीक है ना, घोषणा किसके बाद हुई थी, तो वहाँ पे जर्नलिस्ट फुलटन भाषण तुम्हें ध्यान में रखना है बच्चे। फुलटन जगह है बच्चे, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका में ये जगह है, अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल को बुलाते हैं, और चर्चिल का वहाँ पे स्पीच होता है बच्चे। और वहीं पे चर्चिल एक लाइन बोलते हैं बच्चे कि बाल्टिक से लेकर एड्रियाटिक तक, यानी बाल्टिक से लेकर, बाल्टिक सी से लेकर एड्रियाटिक तक यूरोप में एक प्रकार से लोहे की दीवार खड़ी हो चुकी है बच्चे। लोहे की दीवार कहने का मतलब था, एक प्रकार से वो साम्यवाद की उपमा दे रहे थे लोहे की दीवार की वजह से, कि जो साम्यवाद है उसने क्या कर दिया, बाल्टिक से लेकर एड्रियाटिक के बीच में अपने आप को खड़ा कर दिया है, जिससे विश्व दो भागों में क्या हो चुका है बच्चे, डिवाइड हो चुका है। और ये बात ही कहीं ना कहीं शीत युद्ध को क्या करती है बच्चे, जन्म दे देती है, और यहीं से शीत युद्ध की क्या हो जाती है, शुरुआत होती है। तो फुलटन जो स्पीच था बच्चे, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे कि एक लोहे की दीवार, लोहे की दीवार किसको बोला गया है, तो सोवियत संघ को बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया था और किस स्पीच में बोला गया था बच्चे, लोहे की दीवार, ठीक है, कर्टन ऑफ द आयरन्स, ठीक है, आयरन ऑफ द कर्टन्स वॉल्स बोलते हैं बच्चे। एक लोहे की क्या होगी, पूरी की पूरी दीवार खड़ी हो गई है, मतलब वहाँ पे साम्यवादी जो व्यवस्था थी, जो साम्यवादी प्रणाली थी बच्चे, जो साम्यवादी विचारधारा थी, उसको लेकर वो एक प्रकार से बोलते हैं कि एक प्रकार से लोहे की दीवार है बच्चे, एक प्रकार से ये लोहे की दीवार है जो खड़ी हो चुकी है, ठीक है, जिसके वजह से जो यूरोप है वो दो भागों में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है बच्चे। एक तरफ पश्चिमी यूरोप है और एक तरफ पूर्वी यूरोप है बच्चे। जो पश्चिमी यूरोप है वो कहीं न कहीं पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले देश हैं बच्चे। पश्चिमी यूरोपीय देश, पश्चिमी यूरोप में जो देश आते हैं वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं, और जो पूर्वी देश हैं बच्चे, ठीक है, जो पूर्वी देश हैं बच्चे वो कहीं न कहीं एक प्रकार से, ठीक है, पूर्वी जो देश हैं बच्चे वो कहीं न कहीं एक प्रकार से किसको, जो पूर्वी देश हैं वो कहीं न कहीं एक प्रकार से साम्यवादी विचारधारा को अपना रहे हैं।